दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक सब टॉपिक्स थेरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह नीड और ड्राइव की पहचान पर उनके आधार पर वर्क परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो मोटिवेशन के थेरीज को 3 पार्ट में बांटा गया है: कंटेंट, प्रोसेस एंड कंटेम्प्रेरी थेरीज ऑफ मोटिवेशन। तो हम इसे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज कंटेंट थेरी, जिसमें 3 थेरीज हम मेजरली बात करेंगे: मैस्लो, हर्जबर्ग एंड अल्टफर। यह थेरीज मोटिवेशन के पीछे के नीड्स और ड्राइव को समझने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट इज अब्राहम मैस्लो थेरी। मैस्लो के नीड्स को 5 लेवल में डिवाइड किया है: साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह कहते हैं कि फर्स्ट नीड पूरी होने पर ही आदमी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की तरफ बढ़ता है। फिजियोलॉजिकल नीड होती है बेसिक ज़रूरतें, भोजन, नींद, पानी एक्सेट्रा। सेफ्टी नीड्स होती है सुरक्षा और स्टेबिलिटी। देन सोशल नीड्स होगी प्यार, दोस्ती, बिलोंगिंगनेस। देन स्टीम नीड क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? खुद को पूर्ण रूप से विकसित करना। देन हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, इन्हें 2 पार्ट में बांटा गया है: हाइजीन फैक्टर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं एंड मोटिवेटर जो इंट्रिंसिक होते हैं। हाइजीन फैक्टर को अपन कहते हैं जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पॉलिसीज, वर्क कंडीशन। इनसे डिससेटिस्फैक्शन को दूर किया जा सकता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं बढ़ा सकते। अगर ये प्रेजेंट हो तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर एब्सेंट रहेगी, जैसे जॉब सिक्योरिटी एब्सेंट रहेगी तो आदमी डिमोटिवेटेड रहेगा। देन मोटिवेटर, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रेजेंट हो गए तो ये मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, जैसे अचीवमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड उसका रिकग्निशन। ये जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं और एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। देन वी हैव अल्फर्स ERG थ्योरी, जिसका फर्स्ट है, ये इसने क्या किया था, मैस्लो के 3 नीड जो है उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इन्होंने क्या किया, जो ये 2 है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, इसे डाल दिया एग्जिस्टेंस के नीड्स में, और रिलेटेडनेस में सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशन इन्हें डाल दिया इन्होंने रिलेटेडनेस में। एंड देन जो स्टीम है, सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ, इसे इन्होंने मिक्स किया है ग्रोथ नीड में। कंसेप्ट सेम रहेगा। देन वी हैव प्रोसेस थेरीज ऑफ मोटिवेशन। यह थेरी मोटिवेशन की कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी। यह थेरी 3 की वेरिएबल पर बेस है: वैलेंसी, किसी आउटकम की प्रेफरेंस स्ट्रेंथ। देन इंस्ट्रूमेंटलिटी, फर्स्ट लेवल आउटकम से सेकेंड लेवल आउटकम को प्राप्त करने की संभावना। देन एक्सपेक्टेंसी, किसी विशेष एक्शन को करने से डिजायर्ड रिजल्ट के आने की संभावना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? एक्सपेक्टेंसी यानी मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी। देन 3 की रिलेशनशिप, एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? अधिक एफर्ट से बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, अधिक एफर्ट से बेहतर परफॉर्मेंस। देन परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, अच्छा परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेंगे, यानी ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड थर्ड इज रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल। रिवॉर्ड से पर्सनल गोल अचीव होते हैं, रिवॉर्ड्स मिलने से पर्सनल गोल अचीव होते हैं। देन वी हैव पोर्टर लॉवर थ्योरी मॉडल। यह मॉडल मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। एम्प्लॉयज़ का एफर्ट सीधे परफॉर्मेंस से नहीं बढ़ता, बल्कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर इसे प्रभावित करते हैं। देन वी हैव कंटेम्प्रेरी थेरीज ऑफ मोटिवेशन। यह थेरीज मॉडर्न वर्क प्लेस डायनेमिक्स को एड्रेस करते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी थेरी बाय जेम्स एडम्स। एम्प्लॉयज़ अपने इनपुट और आउटकम की तुलना दूसरों से करते हैं। यदि एम्प्लॉय को इनइक्वलिटी महसूस होती है तो वह अपने एफर्ट्स या परसेप्शन को एडजस्ट करता है। अगर यह बैलेंस में नहीं है तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर बदल सकता है। अभी इसका सिंपल एग्जांपल क्या है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, समझो आप एक 10 यूनिट ऑफ काम कर रहे हो और आपको 5 यूनिट ऑफ सैलरी मिल रही। वही आपका दोस्त सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम करता है, लेकिन वो कर रहा है 8 यूनिट ऑफ वर्क और उसको सैलरी मिल रही 8 यूनिट। तो इससे क्या होगा? आपको तो लग रहा था कि ये मेरे लिए आइडियल कंडीशन है, लेकिन जब आपको अपने दोस्त के साथ या फिर कलीग के साथ कंपेयर करते हैं तो आप जानेंगे कि
वो सेम काम करके उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या फिर उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो दिस विल बी एन सेंस ऑफ इनइक्वालिटी फॉर यू। और इससे आप क्या करेंगे, एक तो आप अपने मैनेजर से कह के आपका जो पेमेंट है उसे 10 करेंगे, या फिर आप आपका जो इनपुट दे रहे थे 10, आप वो इनपुट आप 5 पे लेके आएंगे। दिस इज इक्विटी थ्योरी। देन वी हैव एट्रीब्यूशन थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि लोग अपने बिहेवियर को एक्सटर्नल या इंटरनल कारणों से जोड़ते हैं। तो इसके तीन की फैक्टर क्या है, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। कंसेंसस यानी क्या सभी लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। देन कंसिस्टेंसी, क्या ये बिहेवियर बार बार होता है। एंड थर्ड, डिस्टिंक्टिवनेस, क्या व्यक्ति हर स्थिति में ऐसा ही बिहेव करते हैं। ये तीन चीज़ के जवाब ढूंढते हैं। देन वी हैव मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस थ्रू जॉब डिज़ाइन एंड गोल सेटिंग। मोटिवेशन को हम कैसे बढ़ाया जाए, पहला है जॉब डिज़ाइन से और दूसरा है गोल सेटिंग से। जॉब डिज़ाइन कैसे करेंगे, जॉब इंजीनियरिंग अप्रोच मीन्स वर्क स्ट्रक्चर और प्रोसेस को बेहतर करना। जॉब एनलार्जमेंट, एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टास्क असाइन करना। जॉब रोटेशन, समय समय पर एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रोल में स्विच करना। जॉब एनरिचमेंट, जॉब को ज़्यादा मीनिंगफुल और चैलेंजिंग बनाना। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रूव करना ज़रूरी है। देन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, ये कहता है कि स्किल वेराइटी, डिफरेंट स्किल को यूज़ करना। टास्क आइडेंटिटी, वर्क का मीनिंगफुल पार्ट होता है। देन टास्क सिग्निफिकेंस, काम का ओवरऑल इम्पैक्ट। एंड ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग पावर टू द एम्प्लॉयज़। देन गोल सेटिंग, गोल को सही तरीके से डिफाइन करने से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, फर्स्ट गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल चैलेंजिंग और मीनिंगफुल होना चाहिए। देन एम्प्लॉयज़ को गोल में ओनरशिप महसूस होनी चाहिए, गोल के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। देन गोल को मेजर किया जा सके। देन वी हैव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट मिलकर गोल सेटिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं, इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, फीडबैक और रेगुलर रिव्यूज़ भी शामिल होते हैं। हमने इससे पहले मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव देखा है, जिसमें क्या होता है, अगर आप एक हो तो आपको सबके साथ इन्वॉल्व होकर आपको डिसीजन मेकिंग में साथ होता है। और फिर आपका जो अप्रेजल भी है वो भी सब जन मिलकर आपका एक नोट बनाएंगे और आपके लिए एक अप्रेजल फॉर्म देंगे, इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।